नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 9वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रोचक उपन्यास बड़ा पसंद आ रहा होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। साथ ही अपनी अमूल्य राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर एक बार शिवानी जी के जादुई संसार में गोते लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस बार अम्मा बाबूजी को बिना सूचना दिए ही वह काबुल से कलकत्ता आ गया था। घर पहुंचा तो द्वार पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पड़ोस के जस्टिस साहब से पता चला कि अम्मा बाबूजी दोनों जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखने गए हैं। हफ्ता भर बाद लौटेंगे। प्रवीर वैसे ही सूटकेस लटकाए लखनऊ चला गया था। नवीन कक्का उसके समवयसी थे और मित्र ही अधिक थे, चाचा कम, और मित्र ही अधिक थे, चाचा कम। छोटी उम्र में ही काकी क्षय रोग में जाती रही। फिर कक्का ने दूसरी शादी नहीं की। सेक्रेटरिएट में अच्छी नौकरी पा गए थे। नया गांव में बाप की बनाई दर्शनीय दुमंजिली कोठी थी। जब भी प्रवीर छुट्टियों में घर आता, नवीन कक्का से मिलने का प्रोग्राम अवश्य बनाता। न होने को तो पिता के चचेरे भाई थे, पर बहुत वर्षों तक दोनों भाई यह जान ही नहीं पाए थे कि नवीन कक्का उनके सगे चाचा नहीं है। कपड़ों के ऐसे शौकीन थी कि बस सारी तनख्वाह ही कभी कभी कपड़ों और जूतों में फूंक डालते। ऐसा आमोदी स्वभाव कि गाने की महफिल जुटती तो आधी आधी रात तक चलती रहती। मलमल का चंपे की कलियों वाला गोटदार लखनवी कुर्ता, एक बर्रा पायजामा, कंधे तक झूलते बाल और पर्शियन बिल्ले की नरम मोटी पूंछ से पुष्ट मूछे। अनोखा व्यक्तित्व था नवीन कक्का का। भतीजा आता तो नवीन कक्का उदार मेजबान बनते, फंड से रुपया निकाल लाते। कभी कुल्हड़ों में कुल्फी फालूदा चलाता, कभी रबड़ी का दोना। पर उस बार जब प्रवीर लखनऊ पहुंचा तो दुर्भाग्य से नवीन कक्का को अचानक किसी आदमी का श्राद्ध करने पहाड़ जाना पड़ा। घर की चाबी प्रवीर को थमाकर वे दूसरे दिन अल्मोड़ा चले गए। दिन भर उनकी अलभ्य पुस्तकों से ठसी अलमारियों को प्रवीर दीमक बना चाटता रहता था। संध्या को वह अपने एकांतवास से स्वयं ही उबकर बरामदे में खड़ा हो गया। इतने वर्षों में भी लखनऊ बहुत नहीं बदला था। नवीन कक्का के नया गांव की उस गली की एक एक रेखा वैसी धरी थी। सामने लगा छोटा सा पार्क, पार्क से लगी बड़ी सी कोठी, दाई और मुड़ गई गली के सिरे पर लकड़ी का वही टाल और टाल के टीले पर बैठी हुई बीनती टाल की स्वामिनी वही बुढ़िया। दूसरी टेढ़ी मेढ़ी गली जो सीधे अमीनाबाद के चौराहे पर जाकर मिलती थी, और जिस नुक्कड़ के बिसाती के यहाँ से वह मीठी रंगदार गोलियां, पतंग और मांझा लाया करता था, वह अब भी वैसी की वैसी थी। चुके से गालों वाला वह बूढ़ा बिसाती अब भी वही लंगड़ा चश्मा वैसे ही पीली डोरी से बांधकर कान पर लटकाए रहता था। हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ अचानक उस दिन घर का फ्यूज उड़ गया था। हल्का अस्पष्ट धुंधल का चीरता, कभी कभार एक आध टांगा निकल जाता और फिर सड़क सूनी हो जाती। नवीन कक्का स्वयं पाकी थे। भतीजे को भी वे अपना स्टोव, रसद सब कुछ निकाल कर सौंप गए थे। पर प्रवीर उनकी अनुपस्थिति में नित्य क्वालिटी में ही जिम रहा था। वह सोच ही रहा था कि ताला मारकर गंजे की ओर निकल पड़े कि वह लड़की बंगाल की आंधी के अप्रत्याशित झोंके की भांति आकर उससे लिपट गई थी। प्लीज मुझे कहीं छिपा लीजिए, वह मुझे मार डालेगा, पीछे पीछे आ रहा है, देर मत कीजिए प्लीज। सुनकर प्रवीर ठिठक कर हतप्रभ खड़ा रह गया था। कौन थी वह? कौन पीछा कर रहा है? कहाँ छिपा दे? कहीं यह नवीन कक्का की वही स्टेनो तो नहीं थी? सेक्रेटरीट की एक ईसाई स्टेनो को लेकर नवीन कक्का इधर खूब लपेटा जा रहा था। अम्मा ने ही उसे बतलाया था। इससे तो नवीन कक्का कोई पहाड़ी सदगृहस्थ की बिटिया ले आते। सुना दफ्तर की वह छोकरी उन्हें खूब गोश्त खिला खिलाकर भ्रष्ट कर रही है। नवीन के बहन बहनोई सबको खिला पिलाकर फांस लिया है छोकरी ने। दुर्गी के बच्चे तो उसे अब मामी कहकर पुकारने भी लगे। नवीन कक्का शायद स्वयं भी उससे विवाह करना चाहते थे, पर वृद्ध पिता ने आत्महत्या की लाल झंडी दिखा दी थी। निश्चय ही यह वही होगी, पर शायद कुछ पूछने का न समय था, न उस आंधी से आई लड़की ने उसे अवकाश ही दिया। वह पत्ते से कांपती चली जा रही थी। प्रवीण ने उसका एक हाथ खींचकर नवीन कक्का के वार्डरोब में अपने ट्विड के कोट के पीछे धकेल दिया और स्वयं पीछा करने वाले रहस्यमय व्यक्ति को देखने बरामदे में खड़ा हो गया।
उसे लगा जैसे क्षण भर को उससे लिपटी वह कांपती लड़की उसके शरीर पर तेज सुगंध की कोई अदृश्य सेंट की बोतलें उड़ेल गई है। ऐसे सुगंधित प्रसाधनों का उसे अभ्यास नहीं था, इसी से तेज खुशबू उसे और भी तेज लगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आकस्मिक स्वर से चौंककर प्रवीण ने देखा। पर्दा उठाकर एक सहमा सा लंबा सरदार झांक रहा था। आइए। प्रवीण ने कुर्सी खींच दी। बिना धन्यवाद दिए ही वह सरदार धम्म से बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। एक्सक्यूज मी, पर इधर कोई दुबली पतली लड़की तो नहीं आई? बेहद दुबली, कंधे तक कटे बाल, टेढ़ी मांग, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, हल्का गुलाबी साड़ी और जी नहीं। प्रवीर का संयत कंठस्वर अचानक ही स्वयं से अनजान बना उसके कानों से टकराने लगा। सचमुच ही पैरों में स्केटिंग व्हील बांधकर भागती है वो शायद। जरा सोचिए, इन लंबी टांगों को भी पछाड़ गई। वह हंसा। सरदार सचमुच ही 6.5 फीट से कम नहीं था। चमकता जूता, कायदे से पहना गया सूट और टाई, मोती से चमकते दांत, जो उसके हंसते अंधेरे चेहरे को अचानक जला दी गई तेज पावर की बत्ती की भांति उज्जवल कर उठे थे। पर जिसकी चाल ढाल, फुर्ती और एकरे शरीर के गठन से प्रवीर उसे युवक समझ बैठा था। दिया सलह के क्षणिक आलोक में उसका प्रौढ़ चेहरा देखकर वह दंग रह गया। संवरी दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे और सुदर्शन चेहरा झुर्रियों से भरने लगा था। वेरी स्ट्रेंज, वह कहने लगा। मुझे दूर से बिल्कुल यही लगा कि वह इन्हीं लोहे की छल्लेदार सीढ़ियों पर बिल्ली सी कूदती चढ़ रही थी। शायद धोखा हुआ हो। पर क्या आप मेहरबानी कर मुझे एक बार अपनी कोठी का ओना कोना देखने देंगे? वह जंगली बिल्ली की तरह कहीं भी छिप सकती है। आप शौक से देख सकते हैं, पर पूरे घर का फ्यूज उड़ गया है और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है, प्रवीण ने कहा था। पर सरदार को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह छलनामयी कोठी से कहीं बाहर गई है। मैं समझ रहा हूँ जी, वह बड़े खिसियाए स्वर में कहने लगा। एक तो उच्चक्के की तरह आपके अनजान बंगले में मैं कूद आया हूँ, उस पर ओना कोना छानने के लिए आपकी इजाजत मांग रहा हूँ। पर एक बार ढूंढ लूं तो शायद तसल्ली हो जाएगी। सरदार को जैसे उस दुबली लड़की को ढूंढे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। वह प्रवीर के साथ दिया सलाई की तीलियां जलाता उचक उचक कर छत की बल्लियां तक छान आया। एक बार वार्डरोब के अधखुले पटकी और पीट कर वह झुककर पलंग के नीचे झांकने लगा तो प्रवीर का कभी न धड़कने वाला लोहे का सा कलेजा भी धड़क उठा था। कहीं उसे देख लिया तो क्या कहेगा वह सभ्य सौम्य सरदार? वह प्रवीर जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक अनजान रहस्यमयी छोकरी के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल गया? सरदार एक बार फिर बाहर आकर हताश होकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बताऊं भाई साहब, बात भी ऐसी है कि कहते भी शर्म से सिर झुक जाता है। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में अब ऐसी लड़कियां भी जन्मने लगी हैं। करीब 1 साल होने आया। मेरी बीवी शिमला अपनी बीमार माँ को देखने गई। मैं फौज में हूँ, मुझे ब्रिगेडियर वैदिक कहते हैं। वह अपने इसी संक्षिप्त परिचय के साथ तपाक से कुर्सी से उछल प्रवीर से हाथ मिलाकर फिर बैठकर कहने लगा था। गुरु की मर्जी ऐसी हुई कि माँ तो ठीक हो गई, पर उसकी बीमारी का हाल पूछने गई बेटी चल दी। एक कार एक्सीडेंट में मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मैं लद्दाख में था, लड़की दिल्ली में मेरी माँ के पास थी और बेटा खड़गवासला में। दोनों को यही खबर देने में शिमले से लौटकर दिल्ली जा रहा था। चलने लगा तो सास ने मेरी बीवी का सारा गहना थमा दिया। मेरी बीवी को अपने गहनों से अजीब लगाव था। कितनी बार समझाया कि बैंक में रख दे, पर जहाँ भी जाती उसका छोटा मोटा लॉकर साथ ही चलता। अब आपसे क्या कहूँ, वैसे अनमोल हीरो का सेट शायद अब 1.25 लाख में भी नहीं जुटेगा। मेरी बीवी फिरोजपुर के बेदियों की बेटी थी और मेरे ससुर लंदन, कनाडा और अमेरिका के गुरुद्वारों में प्रबंधक रह चुके थे। पहले मैंने सारे गहने अपनी सास को लौटा दिए। मेरा तो अनमोल हीरा चला गया बीबी जी, अब मैं इनका क्या करूं? मैंने कहा तो वे रोने लगी। तुम्हारी लड़की की सगाई हो गई है, अब इनकी जरूरत पड़ेगी बेटे। और अटैची खोलकर उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट से मिलान करके एक एक चीज समझा दी थी। ट्रेन चली तो मैंने अटैची तकिए के नीचे दबा ली और लेट गया। उस कूपे में मेरे साथ एक लड़की भी सफर कर रही थी, वही जिसका पीछा करने में यहाँ तक भागता चला आया हूँ। पहले मुझे बड़ा एम्बेरेसिंग लगा। भाई साहब, इतना लंबा सफर और साथ में अकेली वह जवान चुलबुली छोकरी। लड़की बेहद चुलबुली थी, कभी लेटती, कभी झटके से कटे बाल पीछे की ओर फेंकती, कभी खिड़की बंद करती, कभी खोलती। मुझे लेटे लेटे उसकी नटखट हरकतें देखकर अपनी लड़की तेजेंद्र की ही याद आ रही थी। वह भी एक जगह चुपचाप नहीं बैठ सकती, जैसे 20 पिस्सू एक साथ उसे काट रहे हों। कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर मेरी आंखें नींद से खुद ब खुद झपकने लगी।
एक तो कई रातों से मैं सोया नहीं था। एक हल्की सी झपकी के बाद मैंने करवट बदली तो देखा वो लड़की सीट के नीचे टांग लटकाए सिगरेट पर सिगरेट फूंके चली जा रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गया। फौज में रहा हूँ, वह भी लद्दाख, लेह और सिक्किम में, जहाँ सिगरेट और रम के बिना कोई भी फौजी जी नहीं सकता। कैसे कैसे चेन स्मोकर्स भी देखे, पर यह बच्ची तो सबको पछाड़ रही थी। एक बार जी में आया, पूछूं, बेटी क्यों अपने को ऐसे तबाह कर रही हो, पर फिर चुप रह गया। आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना, कौन बारूद के ढेर में आग लगाए। कहीं कुछ उल्टा सीधा कह बैठी तो खिसिया कर ही लंबा सफर काटना होगा। अपनी तेजेंद्र को कभी टोक दूं तो वह टकेसा जवाब धर देती है, फिर यह तो अनजान पराई बेटी थी। मैं करवट बदलकर सो गया। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिरहाने से कुछ खींच लिया है। मैं हड़बड़ाकर उठा और स्विच टटोलने लगा। ऐसे मौक़ों पर हमेशा ट्रेन का स्विच बाजीगर की कार्ड की कटोरियों के नीचे छिपी गोलियों की ही तरह दाएं बाएं लुका छुपी खेलने लगता। जहां हाथ टटोलता वहीं खिड़की की चिटकनी हाथ आती। किसी पेशेवर चतुर कहानी कहने वाले की ही भांति सबसे रहस्यमय मोड़ पर आकर ब्रिगेडियर बेदी अचानक चुप हो गया था। प्रबीर को भी अब उस कहानी में रस आने लगा था। फिर न चाहने पर भी वह पूछ बैठा था, बस साहब। फिर बड़ी देर के बाद स्विच मिला। बिजली जलाई तो देखता क्या हूँ कि वह छोकरी हाथ में मेरी अटैची लिए दरवाजे के पास खड़ी। मैंने आव देखा न ताव, नीचे कूदा और लपक कर उसकी बाह पकड़ ली। जरा सोच समझ कर सरदार जी। वह छोकरी बेहयाई से मुस्कुराई। ऐसा न हो कि आपको अटैची छीन कर पछताना पड़े। अटैची मेरी है, तुमने इसे मेरे सिरहाने से निकाला कैसे? मैं शायद गुस्से में बुरी तरह बौखला गया था। एक तो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, उस पर उस छोकरी की चोरी और सीनाजोरी से मैं आपे से बाहर हो गया था। देखिए, उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया। आपने अटैची छीनी और मैंने जंजीर खींची। मैं एक ही चीख से पूरी ट्रेन के यात्री को यहाँ जुटा लूंगी और कहूंगी, यह दड़ियल मेरी इज्जत पर डाका डाल रहा था। अटैची तो आपको मिल जाएगी, पर इज्जत चली जाएगी। ऐसे मौक़ों पर लोग औरत की ही बात पर विश्वास करते हैं, मर्द की नहीं। ज़रा अपनी उम्र देखिए। इस उम्र में इस बेइज्जती और बदनामी के धक्के को क्या आप सह लेंगे? ठीक ही कह रही थी छोकरी। शायद लोग उसी की भोली सूरत का एतबार करते। मैं अगर यह भी कहता कि मैं अपनी बीबी की 13 पीर करके लौट रहा हूँ, तब भी शायद मेरी दागी गई गोली मेरे ही सीने में लगती। बीबी नहीं है, इसी से खूबसूरत अकेली लड़की को देखकर बोरा गया है रंडुआ, शायद लोग यही कहते। क्या आप नहीं सोचते सरदार जी? वह बहुत ही भोलेपन से ऐसे हंसने लगी जैसे अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हों, कि बजाय इसके कि मैं आपकी इज्जत पर डाका डालूं, अच्छा यह हो कि खाली आपकी अटैची पर ही डाका डालकर चल दूं। मुझे तो जैसे लकवा मार गया था। इतने ही में शायद सिग्नल न पाकर गाड़ी किसी बियाबान जंगल के बीच खचाक से रुककर सीटियों से कान फोड़ने लगी। मैं उसी की कही बातों में उलझा था। हो सकता था कि मेरी तजेंदर की महीना भर पहले हुई मंगनी भी इसी झूठी बदनामी से टूट जाए। मैं संभलता इससे पहले ही वह बित्ते भर की छोकरी मेरी अटैची लटकाए मुस्कुराती उतरकर अंधेरे बियाबान में खो गई। गाड़ी जैसे उसी के लिए रुकी थी, मैं बुत सा खड़ा ही रह गया। खुला दरवाजा चलती गाड़ी के साथ फटाफट खुल खुल कर बंद हुआ। तब मुझे होश आया। पुलिस में खबर करता भी तो क्या होता। आज इतने दिनों बाद वह मुझे फिर चार बाग के स्टेशन पर दिखी। सामान वही छोड़ मैं इसके पीछे भागा। पर देखिए ना, जिसके रिक्शा का इतनी दूर तक पीछा करता आया, वह इस गली में उतरते ही फिर जादुई परी सी उड़न छू गई। आज अगर मिल जाती तो छोकरी की गर्दन यहीं दबोच लेता। सरदार जी का ब्लड प्रेशर उनकी लाल डोरीदार आंखों में उतर आया था। क्राइम डज नॉट पे ब्रदर। वह सिगरेट के टुकड़े को फेंक कर उठ गया। देख लीजिएगा, एक न एक दिन कुत्ते की मौत मरेगी। हो सकता है या आज की लड़की कोई और हो और आपका पीछा करते देख साम कर भागने लगी हो। कभी कभी कोई कोई चेहरा धोखा भी तो दे जाता है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वह चेहरा धोखा नहीं दे सकता। उसे एक बार देख लेने पर शायद आप भी नहीं भूल सकेंगे। वेरी ओरिजिनल आइज। अब मैं चलूं? सामान चौकीदार को सौंप आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार ने बड़ी नम्रता से झुककर प्रवीर के दोनों हाथ पकड़कर फौजी झटकों में झटका दिए थे। आपका बहुत वक्त जाया किया, पर आपसे सब बातें कहने से एकदम लाइट फील करने लगा हूँ। चलते चलते ब्रिगेडियर बेदी,
उसे अपने चमकते ब्रीफकेस से निकालकर अपना चमकता विजिटिंग कार्ड भी दे गया था। उसके जाने के बाद भी प्रवीर कुछ देर तक कुर्सी पर ही बुत सा बना बैठा रहा। फिर उसे अपनी वार्डरोब में बंद उस दुबली पतली लड़की की याद आई तो वह हड़बड़ाकर अलमारी खोलने लपका। उसी क्षण कमरा बिजली से जगमगा उठा। क्या पता इतनी देर तक गर्म कपड़ों के साथ बंद लड़की दम बम घुटकर बेहोशी हो गई हो। कुछ देर तक तो अंधेरे की अभ्यस्त उसकी आंखें बिजली के आकस्मिक प्रकाश से चौंधिया कर रह गई थी। फिर ठीक से पलके झपकाकर उसने देखा, जादूगर हुडनी कैसे ही बाजीगरी चातुर्य से बंद वार्डरोब का द्वार खोल वह छलना में अदृश्य हो चुकी थी। पर गई किधर से होगी? पिछवाड़े का एकमात्र मार्ग नवीन कक्का स्वयं ही ताला मारकर बंद कर गए थे। ऊंचे ऊंचे रोशनदानों में कितनी ही लंबी मानवी टांगे क्यों ना हो, कभी नहीं पहुंच सकती थी। तब क्या वह छत की टंकी पर लगी पाइप को ही पकड़कर सरपणी से रेंग गई थी? और कहीं हाथ की पकड़ फिसलती तब? कल्पना से ही प्रवीर सिहर उठा था। वह निश्चय ही उसी पाइपलाइन को पकड़ कर उतरी थी, क्योंकि टंकी के पास ही उस नाजुक छोटे पैर की एक बालिश भर की लाल स्वेड की चप्पल औंधी पड़ी प्रवीर को मिल गई। उसने चप्पल उठाकर उलट पलट कर देखी भी थी, फिर खींचकर नीचे सड़क पर फेंक दी थी। क्या करेगा उस अनजान सिंड्रेला की चप्पल सेंध कर? उनकी चतुर स्वामिनी क्या सहज ही में पकड़ में आएगी? नवीन कक्का से कुछ कहना व्यर्थ था। उन्हें प्रवीर जानता था। ऐसी जासूसी हरकतों में उन्हें बड़ा आनंद आता था। शायद चप्पल उन्हें दिखाता तो वे पुलिस के कुत्तों को बुलाकर सुंघा भी देते और बेकार ही में एक तूफान खड़ा होता। फिर प्रवीर न जाने क्या सोचकर भागता वार्डरोब में लटके अपने ट्वीट कोट की जेबें टटोलने लगा था। उसी में उसका बटुआ धरा था। क्या पता चलते चलते छोकरी जेबी काट गई हो, पर बटुआ ज्यों का त्यों धरा था। नवीन कक्का लौट कर आए तो उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था। कहता तो निश्चय ही कक्का उसी की खिल्ली उड़ाते। अस्पष्ट अंधेरे में जिन बहुत बड़ी सहमी तरल आंखों को उसने पल भरी को देखा था, आज संगम तट पर उन्हीं को उसने बड़ी सुगमता से पहचान लिया। कलकत्ता पहुंचते ही अम्मा को सावधान करना होगा। उनकी बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि वह अज्ञात रहस्य में अम्मा के दुख के क्षणों में उनकी बहुत अपनी बन गई है। जया को लेकर अम्मा इधर बहुत दुखी हो गई थी। माया भी ससुराल में बहुत प्रसन्न थी, ऐसी बात नहीं थी। फिर भी उसका आनंदी स्वभाव अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता था। संयुक्त परिवार की वह भी बड़ी बहू थी। विवाह के पश्चात एक दिन भी पति के साथ स्वतंत्रता की मुक्त उड़ान में पर नहीं फड़फड़ा सकी थी। फिर भी वह माँ भाई के पास पल भर रो धोकर अपने वर्ष भर के संचित व्यथा क्षण भर में भूल भाल कर रह जाती थी। भाई काबुल से क्या क्या लाया है, अम्मा ने उसके लिए कितनी नई साड़ियाँ ली हैं, इसका संतोषजनक उत्तर पाते ही वह अपने ससुर ग्रह की मर्मांतक पीड़ा को बड़ी सुगमता से पचा लेती थी। पर जया मायके में भी गुमसुम रहती थी। पति का चंचल छिछोरा स्वभाव उस दम्भी गंभीर लड़की को भीतर ही भीतर क्षय के घातक कीटाणुओं की भांति घुला रहा है, यह प्रवीर मन ही मन खूब समझता था। दामोदर के सस्पेंशन की खबर पाते ही प्रवीर ने अपने सहपाठी मित्र को पत्र भी लिखा था। सौभाग्य से वह होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद पर था। दोनों आईएएस में एक साथ ही निकले थे। फिर प्रवीर से उसकी प्रगाढ़ मैत्री भी हो गई थी। उसने प्रवीर के पत्रोत्तर में अपना ही दुखड़ा रोकर पन्ने रंग दिए थे। तुमने तो मेरी वही हालत कर दी है प्रवीर, उसने लिखा था, कि आप मंगते बाबना द्वार खड़े जजमान। यहाँ की अफसरी में अब सिवाय कांटों के ताज के कुछ भी नहीं रह गया है। अफसरी कुर्सी के नाम पर यहाँ किलों से भरी हठयोगी सी कंटक शैया मात्र रह गई है। उसी पर दम साधे लेटा रहता हूँ। कब असेंबली का कौन सा उटपटांग प्रश्न किस उच्च पदस्थ अफसर के लिए विष बुझा घातक बाण बन बैठे, इसका ठिकाना नहीं। कुछ दिन पहले दुर्भाग्य से मेरी पत्नी ने मेरे एक भ्रष्ट चपरासी को क्रोध में आकर शायद कुछ बुरा भला कह दिया था। फिलहाल उसी की मूछों में ताव है, मेरी मूछें नीचे। तुमने लिखा है, तुम बड़े भाग्यवान हो कि स्वदेश में नौकरी कर रहे हो। कम से कम आत्मीय स्वजनों का भला तो कर सकते हो। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे हंसी आती है। बड़ी अनिच्छा से ही तुम्हें उत्तर में आज से 80 वर्ष पूर्व मेरिडिथ टाउनशेड की लिखी पंक्तियां भेज रहा हूँ। Would you like to live in a country where at any moment your wife would be liable to be sentenced on a false charge of slapping an ayah 2-3 days imprisonment?
स्पष्ट था कि डूबते दामोदर को अब एकमात्र तिनका का सहारा भी वह नहीं पकड़ा सकता था। फिर भी उस अकर्मण्य निठल्ले व्यक्ति का निर्लज्ज आचरण देखकर प्रवीण दंग रह गया था। जहाँ जया एक कोने में दुबकी सूजी आंखें उठाकर घर आए भाई की ओर ठीक से देख भी ना सकी थी, वहीं दामोदर साले का गंभीर स्वभाव जानकर भी अपनी वही सस्ती हरकतें दोहराने लगा था। क्यों साले साहब, कुछ एकाध बोतल स्मगल कर लाए हो कि नहीं मेरे लिए? उसके आते ही दामोदर ने अपना पहला प्रश्न पूछकर बाई आंख मींच ली थी। दामोदर को शायद इस बार ससुराल में स्थायी घर जमाई बनने पर उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं उभरी थी। अरे भाई प्रवीर, अब तुमसे कुछ छिपा थोड़ी होगा। माया सी सतर्क प्रेस रिपोर्टर घर में रहने पर यही तो फायदा है। क्यों, है ना माया? भाई के पास बैठी माया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। कभी इसे सुदर्शन जीजा की ऐसी ठिठोली उसके कुंवारे अल्लड़ जीवन के माघ को भी फागुन बना देती थी। आज वही जीजा उसकी आंखों में किरकिरी बनकर चुभने लगे। तुम्हारी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे उबार ही लोगे, पर हमारी अम्मा जी ने तो ऐसा पैतरा बदला है कि बस। कहाँ पान के पत्ते से फेरे जाते थे और अब उन्हीं रियासती रजवाड़ों की हालत है कि रियासत है पर प्रिवी पर्स छीना जा रहा है। नाम के अब भी जमाई राजा है, पर कोई एक प्याला चाय को भी नहीं पूछता। माया ही उस दिन उसे एकांत में समझा गई थी। जैसे भी हो, दौरे से लौटते ही उस अम्मा की पाली गई छोकरी को हटाना होगा। मैंने तो उसे नहीं देखा है, पर उसके सौंदर्य ने इन दोनों की आंखें चौंधिया दी है। इनका भी क्या कोई ठिकाना है? उस पर जीजाजी के रहते अम्मा को यह दुस्साहस हो कैसे गया? जब देखो तब कली का ही बखान, सुनते सुनते कान पक गए हैं। अपनी बेटियां तो जैसे एकदम ही पराई हो गई हैं। जिस अपरिचिता ने ग्रह की रही सही शांति भी नष्ट कर वैमनस्य की अदृश्य दीवार की नींव रखती थी, उसे निकाल बाहर न करने पर शायद ग्रह की उलझी गुत्थियां और भी उलझ जाएंगी। यह प्रवीर समझ गया था। कलकत्ते पहुंचने पर दूसरे दिन उसने माँ को एकांत में बड़ी देर तक पूरी बातें समझाने की चेष्टा की, पर वे बार बार अपनी ही बात दोहराती रही थी। जिसे मैं मिन्नत करके मनाकर इस घर में लाई थी, उसे आज बिना किसी बात के ही कैसे जाने को कह दूं? और फिर बेटा, लाख हो, दामोदर क्या इतना ही गया पिता है जो अपनी बिटिया की उम्र की लड़की के पीछे भागेगा? ठीक है अम्मा, तुम नहीं कह पाओगी तो मैं ही उससे कह दूंगा। कलकत्ते में क्या उसे कहीं और रहने को एक कमरा नहीं जुट सकता? जहाँ एक ग्रह में कली के आने के पूर्व ही उसे भगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, वहाँ एक दूसरा सीमित परिवार विदा लेती कली को स्नेहपूर्ण आग्रह से बार बार रोकता जा रहा था। न जाने कितनी बार कली का रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया गया। छोटा सा बिस्तर बंद 2 बार बंद कर फिर शिथिल होकर खुल गया था। एक सप्ताह के आमोद प्रमोद एवं सर्वथा नवीन परिवेश में बीते मीठी दिनों की स्मृति कली मुट्ठी में कसकर संजोए लिए जा रही थी। ट्रेन छूटने लगी तब भी आंटी अपना उदार प्रस्ताव दोहराती जा रही थी। अभी भी मान जाओ कली, नौकरी क्या यहाँ नहीं मिल सकती? कमिश्नर शर्मा तो मैं हमेशा मेरी मुट्ठियों में बंद रहते, कहीं भी रखवा देंगे। उत्तर में कली फिक फिक कर हंसती रहती। धीरे धीरे तीनों स्नेही चेहरे ओझल हो गए। वह कल इस समय कलकत्ता पहुंच चुकी होगी। फिर वही मनहूस जिंदगी। विदेशी अतिथियों की लोलुप दृष्टि के चाबुक की मार के नीचे फिर भी उन्हें वही श्मशान घाट, अवधूतों के अड्डों की सैर करा, धतूरा चरस की दम जुटाने की अजीब ड्यूटी, या विदेशी संगीत की धुन के साथ किसी टेक्सटाइल का निर्जीव विज्ञापन बनकर निरर्थक मुस्कान बिखेर दर्शकों को रिझाने की थकान प्रद कवायद। घर लौटने पर अम्मा के विदेश से लौटे दम्भी पुत्र का नोटिस भी शायद उसे मिल जाए। पर कल ही घर पहुंची तो अम्मा परिवार सहित कहीं मिलने मिलाने गई थी। अकेले बाबूजी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। कली की आहट पाकर उन्होंने चौंक कर देखा। अरे, आ गई आप मिस मजूमदार। प्रवीर की अम्मा तो आज सबको लेकर मिलने मिलाने चली गई है। आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा। बाबूजी अखबार मेज पर रखकर उठ गए। उस स्नेह प्रवण गंभीर व्यक्ति के सम्मुख मुखरा कली सकुच कर स्वयं ही सिकुड़ जाती थी। कई बार वह उन्हें टोकना चाहती थी। आप कहकर क्यों मुझे शर्मिंदा करते बाबूजी? मैं क्या तुम्हारी बेटी नहीं बन सकती? पर वह अपनी विवशता समझती थी। उसके अभिशप्त जन्म का इतिहास जानने पर क्या कोई सहज ही उसे अपनी बेटी बना सकता था? और फिर यह पावन व्यक्तित्व, सरल उदार बच्चे से निश्चल स्नेह स्निग्ध हंसी, निष्कपट आंखों से फिसलता चश्मा और संयमी जीवन का जीवंत विज्ञापन सा चमकता तेजस्वी माथा।
बूढ़ा होने पर उनका तेज तर्रार बड़ा बेटा भी शायद ऐसा ही लगेगा। किसी जीर्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही जैसे पैरों में पड़ी चमड़े की चप्पल स्वयं ही चुभने लगती है। बिना खुले देव मूर्ति के दर्शन की स्वयं चित्त ही अनुमति नहीं देता। ऐसे ही बाबूजी को देखते ही कली को लगता। उसकी अपावन उपस्थिति को उन्होंने किसी दैवी घ्राण शक्ति से सूंघ कर नथुने ने सिकोड़ लिए हैं। वह दूर ही खड़ी रह जाती, कुछ भी नहीं कह पाती। नहीं बाबूजी, आप मेरी चिंता न करें, मैं अभी दफ्तर जा रही हूँ, वहीं कैंटीन में कुछ खा पी लूंगी। कमरा खोलकर वह भीतर गई और बहुत दिनों से बंद कमरे की घुटन के एक भभाके ने उसे फिर बाहर धकेल दिया। लगता था बिजली के झटके से कोई अभागी छिपकली ही मरकर सड़ गई थी, या शायद कोई मरा चूहा कहीं दबा रह गया था। नाक पर रुमाल रखकर वह बड़े दुस्साहस से आगे बढ़ी और लपक कर खिड़की खोल दी। दुर्गंध के सूत्र को पकड़कर उसने बिजली के तार से अटकी गंधाती निर्जीव छिपकली को लकड़ी से कोंच कर बाहर फेंका। बूढ़े होने पर उनका तेज तर्रार बड़ा बेटा भी शायद ऐसा ही लगेगा। किसी जीर्ण मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही जैसे पैरों में पड़ी चमड़े की चप्पल स्वयं ही चुभने लगती है। बिना खुले देव मूर्ति के दर्शन की स्वयं चित्त ही अनुमति नहीं देता। ऐसे ही बाबूजी को देखते ही कली को लगता। उसकी अपावन उपस्थिति को उन्होंने किसी दैवी घ्राण शक्ति से सूंघ कर नथुने सिकोड़ लिए हैं। वो दूर ही खड़ी रह जाती, कुछ भी कह नहीं पाती। नहीं बाबूजी, आप मेरी चिंता न करें, मैं अभी दफ्तर जा रही हूँ, वहीं कैंटीन में कुछ खा पी लूंगी। कमरा खोलकर वह भीतर गई और बहुत दिनों से बंद कमरे की घुटन के एक भभाके ने उसे फिर बाहर धकेल दिया। लगता था बिजली के झटके से कोई अभागी छिपकली ही मरकर सड़ गई थी, या शायद कोई मरा चूहा कहीं दबा रह गया था। नाक पर रुमाल रखकर वह बड़े दुस्साहस से आगे बढ़ी और लपक कर खिड़की खोल दी। दुर्गंध के सूत्र को पकड़कर उसने बिजली के तार से लटकी गंधाती निर्जीव छिपकली को लकड़ी से कौंच कर बाहर फेंका और एक अगरबत्ती जलाकर दीवार पर खोस दी। उस सूने कमरे में उसे आंटी के स्नेही परिवार की स्मृति ने क्षण भर को विचलित किया। फिर उसने हाथ की घड़ी खोलकर मेज पर धर दी। ऐसे ही समय गंवाने से काम नहीं चलेगा। नहा धोकर मनहूस सूरत को संवारना होगा। अपने क्लांत चेहरे को दर्पण में देखकर वह मुस्कुराई। आज जरा जमकर ही श्रृंगार करना होगा। संगम तट की जिस वैष्णवी के निराभरण सौंदर्य को शक्तिशाली शत्रु ने देखा था, उसी की बासी रूपरेखा को फिर खींचने से काम नहीं बनेगा। इस बार मोर्चा जरा डट कर लेना होगा। कैसे ही वीर योद्धा की तलवार क्यों न हो, जब तक सान में धरकर असीधार पैनी न बनाई जाए, क्या शत्रु की छाती में कभी धस सकती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे के दो तीन आकर्षक क्लोज अप देखकर उसने पहले अपनी सबसे लुभावनी हंसी कंठस्थ कर ली, फिर कर्लिंग पेन्स की हथकड़ी बेड़ियों में देर तक बंदी केशगुच्छ को एक झटके से अपने सुडौल कंधों पर झटक लिया। नहा धोकर चेहरे पर ताजगी आ गई थी। तन मन स्वयं ही एक अनजानी पुलक से भर उठा था। आप हमेशा बिना बाहों के ही ब्लाउज ही पहना कीजिए मिस मजूमदार, कभी बॉबी ने कहा था। क्यों? कली ने जानबूझकर ही अनजान बनने की चेष्टा करके मुग्ध बॉबी को उकसाया था। फिर अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनने में किस सुंदरी को आनंद नहीं आता। नहीं तो ऐसी सुंदर बाहों को देखने से संसार वंचित रह जाएगा। बॉबी त्रिभंगी भंगिमा में दीवार से सटकर गले का स्कार्फ ठीक करता मुस्कुराने लगा था। ओहो, हमारे बॉबी के पेट में दाढ़ी उगाई है। अरे मुए, तू ऐसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट देने कब से सीख गया। आंटी न जाने कहाँ से आकर मुस्कुराती उसके पीछे खड़ी हो गई थी और लड़कियों की भांति लजाता बॉबी पसीना पसीना हो गया था। उसकी नंगी बाहों पर फिसलती बॉबी की मुग्ध सिंसियर दृष्टि ने कभी झूठी चापलूसी नहीं की होगी। कली ने बिना बाहों का ही ब्लाउज पहन लिया। फिर ब्लाउज के बहुत नीचे तक खुले गले में आंटी का दिया बगन का पेंडेंट झुलाकर वह दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ी हो गई। दर्पण के प्रतिबिंब ने मुस्कुराहट का प्रत्युत्तर दिया। बस ऐसी हाथ बांधे खड़ी रहना, और किला फतेह। कैसा सिंबॉलिक पेंडेंट लटका दिया उसने। आंटी को दिया कॉर्बेट का अलभ्य उपहार, जिसे चाहने पर वे किसी भी म्यूजियम में मुंहमांगी बोली पर बेच सकती थी। आंटी, ऐसा रेयर बगन का, सच मुझे दे रही हो। आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कली विश्वास से आंटी को निहारती उनके गले में दोनों बाहें डालकर बच्ची सी झूलने लगी थी। तुम ही तो कह रही थी यह रुद्रप्रयाग के उसी खूंखार मैन ईटर का बगन का है, जिसने 17 गांव में आतंक फैलाकर 10 औरतें 20 पुरुष और न जाने कितने पाड़े निगल लिए थे। यू आर राइट हनी। आंटी ने अपने हाथों से क्लैप्स खटकाकर
बगनका कली के सुराईदार ग्रीवा में झुला दिया था। इससे सुंदर म्यूजियम भला इसे और कहाँ मिल सकता है। अब यह बगनखा हमारी कली को दूसरे नर भक्षियों से बचाता रहेगा। कली माय लव, इसके साथ हमेशा पीली साड़ी पहनना, एकदम कुमाऊं की खूंखार शेरनी लगोगी। काले जरीदार चौड़े कन्ने की पीली गढ़वाली साड़ी कली ने कभी बड़े शौक से खरीदी थी, पर जब भी वह उसे पहन इंडियन पैवेलियन में मुस्कुराती खड़ी होती, विदेशी ग्राहक की दृष्टि दुकान से हटकर दुकान की स्वामिनी पर ही जड़ जाती। 2 बार उसने वह साड़ी पहनी थी और दोनों ही बार खड़ी खड़ी वह विदेश के टके में 2 बिकते सस्ते विवाह प्रस्तावों को हंस हंसकर अस्वीकार करती रह गई थी। आज कली ने सूटकेस के अतल तल से वही मारात्मक साड़ी निकाल ली। अफीम के विष को संपूर्ण रूप से घातक बनाने के लिए लोग, सुना है, अचार का तेल मिलाकर चाटते हैं। आज ये बगनखा ही उसके लिए अचार का तेल बनेगा। यत्न से पहनी गई पीली साड़ी का चौड़ा जरीदार काला कांचल पीठ पर फैल गया। नग्न सुडैल बाहों में पड़ा सांप के मुंह का मोड़दार बाजूबंद अब पीछे खड़े शत्रु को अनायास से डस सकता था। और यदि कहीं शत्रु से सामने आमने मुठभेड़ हो गई तो आंटी का अपूर्व बगनखा चतुर कपटी अफजल खां से सशक्त शत्रु का भी पेट फाड़ कर रख सकता था। आज वह भी देख लेगी कि कौन अफजल खां उससे बचकर निकल सकता है। अम्मा कब तक आएंगी बाबूजी? उसने कमरे की खिड़की से ही झांक कर पूछा। अपनी उस भड़कीली, बड़े छलबल से पहनी गई साड़ी में वह बाबूजी के सामने जाकर क्या खड़ी हो पाती? आती ही होगी बेटी, 4 बजे उन सबको फिर अलीपुर जाना है। बड़ी देर तक कली अपने कमरे की एकमात्र कुर्सी पर मूर्ति से स्थापित बैठी रही थी, जिससे साड़ी का एक भांज भी इधर उधर न हो। उसे स्वयं लग रहा था कि वह प्रसिद्ध रंगमंच की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए जा रहे किसी बहुचर्चित नाटक में महत्वपूर्ण नायिका का अभिनय करने के लिए सजी धजी बैठी है और किसी भी क्षण पर्दा उठ सकता है। दर्शकों में जिस कला समीक्षक की आंखें वह बांधना चाहती है, हो सकता है वह अभिनय समाप्त होने पर दर्शकों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में योगदान देकर उसे आकाश में चढ़ा कर रख दे। और हो सकता है कि उसके सस्ते अभिनय का प्रपंच पकड़ लेने पर उसे हूट करके मिट्टी में मिला दे। हर कार की आवाज के साथ उसका धड़कता कलेजा मुंह को आ रहा था। 10:30 बज चुके थे और 11 बजे उसे दफ्तर पहुंचना था। भाड़ में जा अफजल खां। वह द्वार पर ताला मारकर गेट से बाहर निकल ही रही थी कि नई फिएट उससे सटकर भीतर चली गई। गाड़ी का छोटा कलेवर ठसाठस भरा था। अम्मा, उनके दोनों दामाद, दोनों पुत्रियां और स्वयं चालक बना काबुली वाला। वाह वाह, क्या बढ़िया नाम सूझ गया था अचानक। स्वाभाविक स्वच्छ हांसी का दर्पण चमकाती कली घर लौटे परिवार का स्वागत करने पलट गई। अम्मा! गेट से ही उसने पलटकर हाथ हिलाया और अम्मा को उनकी पोटली से चुंबक की भांति खींच लिया। अरे ले, तू कब टपकी? जब देखो तब छप्पर फाड़ कर ही टपकती है तू। और आती फिर कहाँ चल दी? अम्मा उसके पास पहुंचकर उसकी दमकती साड़ी को देखने लगी। ऐसे सज धज कर तो लड़की कभी दफ्तर नहीं जाती थी। क्यों बेटी, आज कहीं दावत वावत खाने जा रही है क्या? बड़े स्नेह से अम्मा ने उसकी पीठ थपथपाकर पूछा। नहीं अम्मा, आज अपनी दफ्तरी दावत खाने जा रही हूँ। सर को उसने जानबूझकर ही अवरोह पर खींच लिया, जिससे मोटर की टंकी का पट उठाए उसे ठीक करने को झुका गंभीर चालक भी सुन ले। न जाने आज खाने को क्या क्या मिले अम्मा। डांट फटकार और धमकी। बड़े साहब से बिना पूछे ही इतनी लंबी छुट्टी लेकर इधर उधर घूमने का फल चखने जा रही हूँ। जया एक बार तीखी दृष्टि से उसे देखकर भीतर चली गई थी। दामोदर की निर्लज्ज मुग्ध दृष्टि का चाबुक सड़ासड़ कली की अधनंगी पीठ पर पड़ने लगा था। नवीन उस पेशेवर सुंदरी मॉडल की छवि को देख खुला मुंह बंद करना भी भूल गया था। अपनी दिन भर पहनी गई सिलवट पड़ी साड़ी की जरीदार कन्नी को हाथ से ही ठीक करती अम्मा की पुत्री माया बनावटी हंसी की अभ्यर्थना बिखेरती उसकी ओर बढ़ाई। अम्मा तो दिन रात आप ही का बखान करती रहती है। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। पर सुंदर चेहरे की बनावटी हंसी स्वयं ही उसके कथन का स्पष्ट खंडन कर रही थी। पर शायद अम्मा की अभिनय कला में एकदम फूहड़ छोटी बेटी समझ नहीं पाई। मैं जिस दिन गई उस दिन आप शायद कहीं चली गई थी। अभी तो दफ्तर जा रही हूँ, लौटते ही आपसे मिलूंगी। कनखियों से कली ने दम्भी चालक की पीठ को देख लिया। अभी भी टंकी में मुंडी घुसाए ना जाने क्या कर रहा था। क्या एक बार भी नहीं देखेगा अभागा? क्या अकड़ में तने कंधे थे और धूप का चश्मा लगाए पूरा इटालवी टूरिस्ट लग रहा था पट्टा। कली पैर की चप्पल का फीता ठीक करने झुकी थी कि परिचित मानसर कंठस्वर के खनक से थमक गई। पटाख से गाड़ी का बड़ी देर से उठा ढक्कन बंद हुआ। मुझे घोष से मिलने जाना है अम्मा, खाना वहीं खा लूंगा। 4 बजे गाड़ी लौटा लाऊंगा, तब तुम्हें अलीपुर ले चलूंगा।
कली के साथ ही गाड़ी भी गेट से बाहर निकली। कली ने जानबूझकर ही अरे कहकर चलती गाड़ी का रास्ता काटकर अपने साथ ही उसे भी रोक लिया। न चाहने पर भी अप्रत्याशित ब्रेक के झटके के साथ चालक ने पहिए के नीचे जानबूझकर ही आ गई दुस्साहसी सुंदरी कली की हंसती आंखों को देख लिया। बिना कुछ कहे ही प्रवीर ने धीमी गति से गाड़ी फिर बढ़ा ली। कैटरपिलर की चाल से रेंगती गाड़ी के साथ साथ नपे तुले कदम रखती कली भी हंसती चालक की खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, वह बोली तो प्रवीर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। क्या खिलवाड़ कर रही है ये छोकरी? पीछे अम्मा खड़ी है, दामोदर है, नवीन, जया है। क्यों वह बार बार जानबूझकर उसकी चलती गाड़ी के सम्मुख चतुर हड़ताली कर्मचारियों की भांति धरना दे रही है? आपने उस दिन पूछा था ना कि हम शायद कहीं मिले हैं। गाल के आकर्षक गड़ों की गहराई में शक्ति के गर्भ में झूमता मस्त से मस्त जंगली हाथी भी धोखे में फंसकर डूब सकता था। ठीक कहा था आपको तो नहीं, पर आपके इस ट्वीड कोट को देखकर मुझे भी यह बहुत पहचाना सा लग रहा है। लगता है जैसे बड़ी देर तक किसी अलमारी में लटका देखा है। इस बार की हंसी वही हंसी थी जिसे दर्पण के सम्मुख किसी ओजस्वी नेता के भाषण की भांति बार बार आवृत्ति करके कली ने चमकाकर कंठस्थ किया था। प्रवीर ने फिर वही उदासीन दृष्टि अपने स्टीयरिंग व्हील पर बांध ली और धीमे से चतुर चालक की दक्षता से गाड़ी एक और निकाल तेजी से धूल उड़ाता चला गया। कली मुस्कुराकर चलने लगी। उसका अनुमान ठीक था। इस व्यक्ति को इसकी अभद्रता का समुचित दंड देना ही होगा। अपने छोटे से जीवन में उसने असंख्य पुरुष देख लिए थे और आज तक क्या ऐसा एक भी अपरिचित पुरुष था जो उसके सौंदर्य स्तवन के लिए दोहरा न गया हो। कॉमन कर्सी का भी तो एक महत्व होता है। देख रहा है कि वह पैदल चली जा रही है, पर फिर भी झूठे मुंह से भी क्या एक बार लिफ्ट देने का भद्र पुरुषोचित प्रस्ताव नहीं रख सकता था। ऐसी नम्र मिष्टभाषी अम्मा का पुत्र ऐसा रूखा कैसे जन्मा। उस दिन कली दफ्तर पहुंची तो मिस्टर शेखरन बहुत अच्छे मूड में थे। शायद कली के द्वीपी चर्म परिधान से पीली काली साड़ी की प्रशंसा ही नंगी बनकर उनकी क्षुधातुरा दृष्टि में स्पष्ट हो उठी। इतने दिनों तक यह लड़की नहीं थी तो लगता था दफ्तर की रौनक ही चली गई थी। बहुत लंबी छुट्टी ले ली मिस मजूमदार? क्या बीमार पड़ गई थी? जी हाँ, कली ने क्षण भर में उत्फुल्ल चेहरे पर अपनी अपूर्व अभिनय कला की तुलिका फिराकर म्लान बना लिया। जबरदस्त फ्लू हो गया था सर, अभी भी एकदम ठीक नहीं हो पाई, फिर भी आज चली आई। सोचा कहीं आप यह न समझ बैठे कि मैं बहाना बना रही हूँ। नहीं नहीं, भला मैं ऐसा क्यों सोचने लगा? आज तक क्या कभी आपने एक दिन की भी छुट्टी ली थी? यू नीडेड अ चेंज। पर इधर आपके लिए बहुत सा काम आ गया है। वाचाल शेखरन की दृष्टि आकर्षक ग्रीवा को बांधकर झूलते बगनखे पर निबद्ध हो गई थी। यह कली ने देख लिया था। एक अजीब घुटन उसका गला घोटने लगी। इस व्यक्ति ने दफ्तर के अन्य कई कर्मचारियों की भांति कभी उससे खुलकर प्रणय निवेदन किया होता तो शायद कली को उसकी उपस्थिति में ऐसी घुटन नहीं होती। पर कुछ न कहकर भी उसके एक एक अंग को अपनी प्रखर दृष्टि के अदृश्य तेज से झुलसा कर रख देने वाले उस सांवले युवक से दिखते कपटी प्रौढ़ के सम्मुख वह छुई में बनकर सिकुड़ जाती। शेखरन कंपनी के जिस उच्च सिंहासन पर आरूढ़ थे उस गद्दी पर अन्य कोई भारतीय अफसर कभी नहीं बैठा था। उस विलक्षण व्यवसाय पटु मस्तिष्क को स्वयं कंपनी के प्रभु निकोलसन साहब आंध्र प्रदेश से ढूंढ कर लाए थे। मिस्टर शेखरन आईसीएस थे, पर विवाहिता सुंदरी पत्नी की जीवनावस्था में ही उन्होंने एक अन्य सुलोचना से विवाह कर लिया था। उस प्रेम का उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा था। किंग एडवर्ड की ही भांति उच्च नौकरी का राज सिंहासन त्याग कर वे विदेश चले गए थे। वहीं उनका परिचय निकोलसन साहब से हुआ था और उस हबशियों से काले युवक के चेहरे पर चमकती दो बुद्धिदीप्त आंखों के आकर्षण ने उन्हें बांध लिया। तब से मिस्टर शेखरन उसी कुर्सी पर जमे थे। उनके दफ्तर में एकमात्र कली ही रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। अंग्रेजों से उजले रंग और कंजी आंखों वाली कॉन्वेंट शिक्षिता सुंदरी पर्वत कन्या मिस जोशी, उर्वशी सी नृत्य प्रवीणा, रंग रस का जाल बुनती उड़ीसा की मिस पटनायक, जो रिसेप्शनिस्ट बनने से पूर्व देश विदेश में जाकर अपने अपूर्व कुचिपुड़ी नृत्य से लक्ष्य लक्ष्य विदेशी हृदय रिझाकर उन्हें मुट्ठी में बंद कर लौटी थी। और तीसरी मिस डटा, जो आकाश की उड़ान से क्लांत होकर स्वेच्छा से गगनचारिणी एयर होस्टेस का पद त्याग धरा पर उतर आई थी। पर फिर भी विशेष काम पड़ने पर कली की ही पुकार मचती। अन्य तीनों सुर सुंदरियों में इसी बात को लेकर आए दिन नारी सुलभ ईर्ष्याग्नि की चिंगारियां चुटकती रहती। पर फिर भी मिस्टर शेखरन को लेकर कली का नाम खुलेआम लपेटना का दुस्साहस किसी को भी नहीं होता था। होता भी कैसे? आज तक कभी किसी ने दोनों को एकांत में घूमते भी तो नहीं देखा था।
हमारे कुछ विदेशी अतिथि आए हैं। शेखर ने दोनों हाथ बांधकर मेज पर कोहनियां टेक ली। अतिथि क्या, अतिथियों के लड़के हैं। साधारण स्तर के अतिथि होते तो जोशी या पटनायक को सौंप देता, पर चारों छोकरे ऐसे पिताओं के पुत्र हैं जिनका हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा महत्व है। जब स्वदेश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का प्रश्न उठता है तो मैं सदा तुम्हें याद करता हूँ। यह तो शायद अब तक तुम जान ही गई होगी। अपनी अप्रतिम संगिनी के मुखमंडल पर दृष्टिपात करके शेखरन ने काक भंगिमा में ग्रीवा टेढ़ी कर ली। प्रभु के मुखमंडल पर असंदिग्ध रूप से अंकित प्रणयसुधा को पढ़कर प्रशंसिका ने आंखें झुका ली। यस सर, उसने आंचल सामने खींचकर बगन का ढक लिया। घड़ी के पेंडुलम से हिलते पेंडेंट से भूखे व्याघ्र की दृष्टि क्रमशः पीछे उतर उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी को सुसरा गई। उन चार उद्धत छोकरों को बस तुम ही संभाल सकती हो। विदेश में पता नहीं किस सिरफिरे अधकचरे योगी से योग की दीक्षा लेकर आए, साथ में एक छोकरी भी है। मैंने तो उसे भी पहले लड़का ही समझा। बनारस और काठमांडू जाना चाहते हैं। तुम मिस्टर ट्रेवेलियन को लेकर दोनों जगह जा चुकी हो, इन्हें भी समेट कर परसों ही चल दो। ओह, फिर लंबे दौरे। मन ही मन कलेसियर उठी। बस एक ही बात है जिसके लिए तुम्हें मैं वार्न करना चाहता था। मिस्टर शेखरन गंभीर स्वर में फुसफुसाने लगे। इन हिप्पीज का आजकल कुछ ठीक ठिकाना नहीं रहता। समझेंगे बूझेंगे कुछ नहीं। भांग चरस गांजे के दम लगाकर ओम ओम डकारा और बन गई होगी। कहीं तुम्हें भी कुछ लत न लगा दे, समझी। जरा सावधान रहना। सुना है ऐसी गोलियां जेब में लिए घूमते रहते हैं कि एक बार खिला दे तो बस फिर मुंह से लगी नहीं छूटती। यानी अपनी दुम कटी तो सबकी दुम साफ कर दी। फिर अपनी रसिकता से स्वयं प्रसन्न होकर शेखरन थोड़ी देर तक हंसते रहे। आप निश्चिंत रहे सर, तब मैं चलूं। वह उड़ गई। शेखरन एक क्षण तक कुछ नहीं कह पाए। एक ही नारी में विधाता ने कितनी नारियों का विविध रूप भरकर रख दिया है। उसमें कभी किसी रानी की सी तेजोमय गरिमा है, तो कभी दीन सेविका का अनुराग पूर्ण सेविका भाव। कभी वह लावण्यमयी श्रेष्ठ श्रृंगार से अपने को श्रृंगारित करके सम्मोहन कौशल की पराकाष्ठा प्रस्तुत कर उठती है, और कभी स्कर्ट ब्लाउज में स्कूल की बालिकाओं से बनकर दफ्तर चली आती है। तुम्हारा एयर पैसेज बुक हो जाएगा मिस मजूमदार। पूरा 1 महीना तुम्हें बाहर रहना होगा। इस बीच कंपनी का रुपया तुम अपने हाथ का मैल समझती रहना। मिस्टर शेखर ने कुछ क्षणों की चुप्पी स्वयं ही तोड़ी। यस सर, आपकी मुझ पर सदा बड़ी कृपा रही है। वह बाहर चली आई थी और क्षण भर थमकर ललाट का पसीना पोंछने लगी। बाप रे बाप, कहेगा कुछ नहीं, पर आंखों ही आंखों में उसके सारे परिधान उतार कर रख देगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 9वां भाग। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।